हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, मैं पहला वीडियो जो आपके लिए शूट कर रहा हूँ बच्चों, उसमें सबसे पहला जो आपकी बुक का चैप्टर है बच्चों, आप बुक जो रेफर कर रहे हैं वो सुमित्रा अरोड़ा की है। आपका जो पहला चैप्टर है वो है वर्किंग विद नमपाई। 11th क्लास के काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो इसमें भी यूज़ होंगे। आपने काफ़ी सारे कंसेप्ट 11th क्लास में पढ़ा होगा, आपने पाइथन के बारे में पढ़ा होगा। आपने पाइथन के बारे में जो बेसिक पढ़ा होगा वो यही पढ़ा होगा कि जो पाइथन होती है वो जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है बच्चों। इसके बारे में हम ये पता करें कि जो जनरल पर्पस लैंग्वेज है आज की डेट में पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि आज का जो युग है, आज का जो कंसेप्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस्ड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आप अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। जब आप अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, जब आप ऑनलाइन परचेजिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जब आप कुछ भी ऑनलाइन परचेज करते हैं बच्चों, तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन ऐप का यूज़ करते होंगे। पर जब आप फेसबुक ओपन करते हैं, जब आप गूगल ओपन करते हैं, तो आपको वही प्रोडक्ट की एड्स आने लगती है। ये कहलाता है बच्चों मशीन लर्निंग। मशीन जो होती है, जो 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 सर्वर होगा वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट देख रहा है, समझ रहा है, उसके बिहाफ पर ही आपको मशीन आपके हिसाब से वर्क करने लगती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चाहे मशीन लर्निंग हो, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो लैंग्वेज है वो पाइथन ही है। इसलिए कहा गया है कि पाइथन एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि इसके जो कोड्स हैं वो टोटली इंग्लिश में हैं। इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जो कमांड्स हैं वो इंग्लिश में हैं। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो कोड्स आप यूज़ करेंगे, आप जो कोडिंग लिखते हैं बच्चों, वो जो कोड होते हैं वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हैं। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होने से फ़ायदा ये है कि जो मेमोरी कंजम्पशन होता है वो कम होता है। इसलिए पाइथन को कहा जाता है जनरल पर्पस हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है एआई में और मशीन लर्निंग में। जैसा कि मैंने बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज पाइथन है। पाइथन बच्चों 1989 में बनी थी। ग्विडो वैन रसम, ग्विडो वैन रसम एक, इन्होंने ये कंसेप्ट लेके आया था पाइथन का। उन्होंने ही 1989 में पाइथन को क्रिएट किया। पाइथन के अगर हम फीचर्स की बात करें या एडवांटेजेस की बात करें तो जो पाइथन होती है वो काफ़ी इजी लैंग्वेज है, इजी टू लर्न, समझने में बहुत आसान है। और ये भी कहा जाता है बच्चों कि पाइथन जो है इट इज़ ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स से मतलब ये है सिंपल भाषा में कि ये फ्री है बच्चों, ये फ्रीली इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप आसानी से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों आप पाइथन के कोड को चेंज भी कर सकते हो। आप कोई भी प्री डिफाइंड कोड को इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए, उसमें मैनिपुलेशन बदलाव कीजिए और फिर से उसे इंटरनेट पे यूज़ कीजिए। पाइथन से आप GUI एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो। GUI आप लोगों ने बच्चों 11th क्लास में भी ये सुना होगा। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बच्चों आप ऐसी एप्लीकेशंस भी बना सकते हो जिसमें ग्राफिक्स का यूज़ किया गया है, आपको मज़ा आता है उन एप्लीकेशंस पे वर्क करने में। तो GUI एप्लीकेशंस बन सकती हैं पाइथन में। पाइथन से आप वेब एप्लीकेशंस भी बना सकते हो। इंटरनेट पे जो आप वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हो वो भी पाइथन पे बन सकती है। आप मशीन लर्निंग
एप्लीकेशंस पे भी काम कर सकते हो अगर आपको पाइथन का नॉलेज है। पाइथन के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चों। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स का यूज करती है पाइथन, जिससे पाइथन का जो कोड है वो ज़्यादा सिक्योर बन जाता है बच्चों। पाइथन के जो कोड्स हैं वो पोर्टेबल होते हैं। पोर्टेबल यानी आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पाइथन के कोड को आसानी से यूज कर सकते हो बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पाइथन की है दैट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर प्लेटफॉर्म का मतलब है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप पाइथन के कोड को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे बना रहे हैं तो उसी पाइथन के कोड को आप यूनिक्स, लाइनक्स, मैकिन्टोश किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चला सकते हो। तो ये पाइथन के फीचर्स हैं। ये पाइथन का एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि पाइथन है क्या, किसने बनाई थी, कब बनाई थी और उसके फीचर्स क्या हैं। बच्चों ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था। अब हम फिर से आते हैं अपने जो चैप्टर है वर्किंग विथ नमपाई इससे। तो बच्चों पाइथन का बेसिक कंसेप्ट तो आपने सीख लिया। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है बच्चों जिसमें जो लाइब्रेरीज हैं, प्री डिफाइंड कोड्स हैं, वो आपको बहुत सारे मिलते हैं। बहुत सारे प्री डिफाइंड कोड्स इसमें आपको मिलते हैं। और प्री डिफाइंड कोड्स और प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स को हम लाइब्रेरी बोलते हैं। और पाइथन के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, जिसमें से एक लाइब्रेरी है बच्चों नमपाई। नमपाई है क्या बच्चों? व्हाट इज नमपाई? तो नमपाई के बारे में ये कहा जाता है कि नमपाई इज अ प्री डिफाइंड लाइब्रेरी। ये पहले से बनी लाइब्रेरी है। पाइथन ये जो लाइब्रेरी सपोर्ट करता है बच्चों, प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी है जो पाइथन सपोर्ट करता है। इससे आप सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हो। इससे आप सारे डेटा साइंस ऑपरेशंस कर सकते हो। डेटा साइंस का मतलब होता है बच्चों डेटा एनालिसिस। आज की डेट में ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा सर्वर कलेक्ट करता है, फेसबुक से करता है, फ्लिपकार्ट से करता है, गूगल से करता है। बहुत सारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं जाके सर्वर पे स्टोर होता होगा। ये जो एरिया, ये जो जगह होती है जहाँ पर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर किया जाता है वो डेटा सेंटर कहलाता है बच्चों। उस डेटा सेंटर में जो डेटा है उस डेटा को एनालाइज करना, उस डेटा को समझना, समझने के बाद आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट को प्रिडिक्ट करना, ये डेटा साइंस कहलाती है। ये डेटा साइंस नमपाई का यूज करती है बच्चों। जो नमपाई है ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस और सारे डेटा साइंस ऑपरेशंस को ये परफॉर्म करता है बच्चों। अब नमपाई यूजेस एरे। नमपाई एरे का यूज करता है। एरे होता क्या है? तो एरे इज अ सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। होमोजीनियस एलिमेंट्स का सेट है बच्चों, ग्रुप है। होमोजीनियस का मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज, एक जैसी वैल्यूज का ग्रुप एरे कहलाता है। एरे जो होता है बच्चों वो कई सारे टाइप का होता है, जैसे 1D एरे। डी का मतलब होता है डायमेंशनल, वन डायमेंशनल एरे, या फिर मल्टी डायमेंशनल एरे भी होता है जिसमें 2D और 3D होते हैं। 1D एरे जो होता है इसमें लीनियर स्ट्रक्चर होता है। लीनियर स्ट्रक्चर यानी 1 by 1 एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, 50 ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। 1 by 1 एलिमेंट्स को स्टोर किया गया है, इसलिए ये 1 डायमेंशनल एरे कहलाता है बच्चों। वैसे ही 2 डायमेंशनल एरे में द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ
रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर किया जाता है। मतलब ये डेटा को स्टोर करने के लिए मैट्रिक्स का यूज करता है। मल्टीपल रोज होंगी, मल्टीपल कॉलम्स होंगे। कुछ इस तरीके से बच्चों आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये रोज और कॉलम्स का ग्रुप है, मल्टीपल रोज हैं, मल्टीपल कॉलम्स हैं। और अगर लीनियर स्ट्रक्चर की तरफ आप ध्यान दोगे तो इसमें सिर्फ एक रो है पर मल्टीपल कॉलम्स। मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स यानी कि 2D एरे, और अगर सिंगल रो है मल्टीपल कॉलम है तो उसे 1D एरे कहा जाता है। अगर हम NumPy की बात करें बच्चों तो NumPy में जो num है वो कहलाता है न्यूमेरिकल और पाई का मतलब है पाइथन। तो बेसिकली जो इसका पूरा नाम है वो है न्यूमेरिकल पाइथन। NumPy शॉर्ट फॉर्म है किसका? न्यूमेरिकल पाइथन का बच्चों। अब ये NumPy का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया कि NumPy असल में है क्या। NumPy एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है जो कि पाइथन में यूज की जाती है। NumPy सारे मैथमेटिकल और डेटा साइंस ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। NumPy यूज करता है एरे का। एरे होता क्या है बच्चों? तो एरे होमोजीनियस एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स, एक जैसे टाइप की वैल्यूज का ग्रुप होता है बच्चों। एरे सब डिवाइडेड है, वन डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे, 1D एरे जिसमें एक ही रो होगी और मल्टीपल कॉलम्स होंगे। लीनियर स्ट्रक्चर में डेटा को स्टोर किया जाता है। 2 डायमेंशनल एरे में रो और कॉलम्स होती हैं बच्चों। रोज कॉलम्स मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स को ही मैट्रिक्स बोला जाता है। NumPy के बारे में आप ये भी लिखेंगे कि NumPy इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल पाइथन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं बच्चों, जिसमें हम ये सीखेंगे कि NumPy यानी एरे को क्रिएट कैसे किया जाता है। हाउ टू क्रिएट अ NumPy, हाउ टू क्रिएट एरे। एरे को क्रिएट कैसे किया जाता है बच्चों? तो एरे को क्रिएट करने के लिए आपको NumPy लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा। टू इंक्लूड NumPy लाइब्रेरी। NumPy लाइब्रेरी को आप इंक्लूड करने के लिए जो कमांड का यूज करेंगे वो कमांड है बच्चों इंपोर्ट। इंपोर्ट कमांड का यूज करके आप NumPy लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हो, और उसका जो सिंटैक्स है वो है इंपोर्ट NumPy as NP। तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको ये सिंटैक्स लिखना पड़ेगा। इंपोर्ट एक कमांड है, NumPy एक प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है, उसका नाम लिखा as NP। NP जो है इट इज द शॉर्ट नेम या कह लीजिए ऑब्जेक्ट ऑफ NumPy। इस NumPy का जो ऑब्जेक्ट हमने ये क्रिएट किया है, जो शॉर्ट नेम क्रिएट किया है, इसके थ्रू हमें यूज करना पड़ेगा एरे फंक्शन। बच्चों एरे फंक्शन का आपको यूज करना पड़ेगा, और यूज करने के लिए आपको जो शॉर्ट नेम दिया है वो है NP। आपको फर्स्टली वी हैव टू क्रिएट, पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा लिस्ट। बच्चों आप लोगों ने 11th क्लास में लिस्ट का कंसेप्ट पढ़ा होगा। लिस्ट भी बिल्कुल वही होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो जब आप एक लिस्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले आपने इंपोर्ट किया NumPy as NP, फिर आपने एक लिस्ट क्रिएट की। सपोज मैं लिस्ट का नाम दे देता हूँ L1 10 20 30
40 एंड 50। बच्चों आपने एक लिस्ट क्रिएट की है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इस लिस्ट को अब आप कन्वर्ट करेंगे एरे में। आपने एक वेरिएबल लिया arr1 इक्वल्स टू np डॉट एरे और यहाँ पर आपने L1 दे दिया। L1 जो कि बच्चों एक लिस्ट है उसे एरे में कन्वर्ट किया और arr1 में आपने इसे स्टोर कर दिया है। बच्चों सिंपल सा कंसेप्ट है, आपने लिस्ट क्रिएट की और लिस्ट को एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद आप ये जो एरे है उसे आप प्रिंट कराएंगे टू डिस्प्ले प्रिंटिंग द एरे। और एरे को प्रिंट कराने के लिए आपके पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है बच्चों प्रिंट, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे arr1, या फिर आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली arr1 लिखें और एंटर प्रेस कर दें तो आपको ये आउटपुट मिल जाएगा बच्चों, एक एरे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये तरीका मैंने आपको बताया कि हाउ टू क्रिएट एरे, एरे को कैसे क्रिएट किया जाता है। क्रिएट करने के लिए आपको import numpy as np ये लिखना पड़ेगा। फिर आपको एरे का फंक्शन यूज करना है। एरे का फंक्शन कुछ इस तरीके से आप यूज करोगे। एरे क्रिएट होने के बाद उसे प्रिंट कराने के लिए, आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए आप प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हो, या डायरेक्ट आप arr1 लिखें, एंटर प्रेस करें, आपको ये मिल जाएगा। एक तरीका और है बच्चों, और वो है यूजिंग अरेंज फंक्शन। बच्चों अरेंज फंक्शन का यूज करके भी हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको एरे क्रिएट करने के लिए यहाँ लिखना है np डॉट अरेंज और यहाँ 5 स्पेसिफाई कर दें। जब आप देखेंगे बच्चों तो एरे में जो एलिमेंट्स होंगे, जब आप एरे को प्रिंट कराएंगे आउटपुट, तो आपको दिखेगा कि एरे में एलिमेंट्स आ गए 0 1 2 3 एंड 4। बच्चों एरे के एलिमेंट्स आ गए हैं 0 1 2 3 एंड 4। कैसे आए? जो आपने रेंज स्पेसिफाई की है 5, उससे एक कम एलिमेंट तक डिस्प्ले होगा और स्टार्ट होगा 0 से। अगर आप यहाँ 100 लिखते तो 0 से 99 तक सारे एलिमेंट्स एक एरे में सेव हो जाते हैं बच्चों। तो अरेंज फंक्शन का यूज करके भी आप एक एरे क्रिएट कर सकते हो। आपको सिर्फ उसमें एक रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ती है। अगर आपको एरे के डायमेंशंस चेक करने हैं, टू चेक द dimensions of array, एरे के डायमेंशंस चेक करने के लिए बच्चों आपने जो एरे क्रिएट किया है, सपोज ये आपका arr1 एक एरे क्रिएटेड है, आपने लिखा arr1 डॉट शेप। बच्चों जैसे ही आप ये शेप लिखते हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट में आपको arr1 छप के आएगा और ब्रैकेट में 5 कॉमा और यहाँ पर कुछ। बच्चों यहाँ पर ये जो 5 है ये आपको बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रो, कि रो में कितने एलिमेंट्स है। बच्चों आप देख सकते हैं आपने जो एरे क्रिएट किया है 10 20 30 40 50, अगर आप रो में एलिमेंट देखें तो आपको 5 मिलेगा। कॉमा के बाद कुछ नहीं है, मतलब इससे मुझे ये समझ में आ गया कि हमने एक 1D एरे क्रिएट किया है, 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट किया है। क्योंकि कॉमा के बाद कुछ नहीं है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉलम क्या है? 0। कोई कॉलम में एलिमेंट्स है ही नहीं, सिर्फ एलिमेंट्स किसमें है? रो में है। तो ये आपको बता रहा है कि आपने एक 1D एरे क्रिएट किया है यूजिंग शेप। ठीक है, तो शेप फंक्शन का यूज हमने सीखा। शेप फंक्शन का यूज क्यों किया जाता है? एरे के डायमेंशंस को देखने के लिए। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर आपको एरे के एलिमेंट्स को फेच करना है बच्चों, एरे के एलिमेंट्स को देखना है,
टू एक्सेस या फिर टू फेच द एलिमेंट्स। अगर एरे के एलिमेंट्स को आपको फेच करना है, डिस्प्ले कराना है, देखना है, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा ARR। सपोज आपने एक एरे क्रिएट किया था, इंपोर्ट numpy as np, आपने ये लाइन लिखी थी। फिर आपने एक लिस्ट बनाई, L1 इक्वल्स टू 10, 20, 30, 40, 50। आपने एक लिस्ट क्रिएट की। इस लिस्ट को आपने एरे में कन्वर्ट किया, ARR1 इक्वल्स टू np डॉट एरे, और यहाँ पर आपने L1 स्पेसिफाई कर दिया बच्चों। तो ये लिस्ट कन्वर्ट हो गई है एरे में। अब अगर आप एरे को डिस्प्ले करना है, आपने लिखा प्रिंट ARR1। जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं बच्चों, जो आपका आउटपुट होगा वो होगा 10, 20, 30, 40, 50। ये आपका आउटपुट है। अगर हमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट डिस्प्ले करना है, सपोज मैंने लिखा ARR1 और स्क्वायर ब्रैकेट में 3। बच्चों ये जो 3 है ये इंडेक्स नंबर बता रहा है। इंडेक्स नंबर यानी कि जो 0 इंडेक्स है उस पे 10 है, 1 पे 20 है, 2 पे 30 है, 3 पे 40 है और 4 पे 50 है बच्चों। तो जब आपने लिखा ARR1 और स्क्वायर ब्रैकेट में 3, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा बच्चों वो आउटपुट होगा 40, क्योंकि थर्ड इंडेक्स पे आपको क्या मिल रहा है, 40। तो बच्चों इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को फेच कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ये तरीका है। इसी तरीके से अगर आपको एरे के एलिमेंट्स को अपडेट करना है, अगर आपको एरे के एलिमेंट्स को अपडेट करना है, चेंज करना है, तो जो आपने एरे क्रिएट किया है बच्चों ARR1, इसमें अगर आप सपोज इंडेक्स 3 पे अब आप एलिमेंट को बदलना चाहते हो, तो आप ये तरीका यूज करोगे। आपने लिखा ARR1 स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर इक्वल्स टू, और आपने वैल्यू लिख दी। तो वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। जब आप एरे को डिस्प्ले कराओगे बच्चों, प्रिंट फंक्शन का यूज करके जब आप एरे को डिस्प्ले कराएंगे, तो आपको जो आउटपुट मिलेगा उसके आउटपुट में आपको एलिमेंट 10, 20, 30 और जो थर्ड इंडेक्स है उस पे 40 की जगह आपको 80 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप एलिमेंट को चेंज या अपडेट भी कर सकते हो। एक चीज बच्चों यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूँगा, अगर आप एरे के एलिमेंट को चेंज तो करते हो पर आपने टाइप बदल दिया। सपोज यहाँ पर जो एरे आपने क्रिएट किया है उस एरे में एलिमेंट सारे न्यूमेरिक हैं, सारे नंबर्स हैं, और अगर आपने यहाँ पर इंडेक्स 3 पर आपने स्ट्रिंग वैल्यू डालने की कोशिश की, तो ये आपको आउटपुट में एरर प्रोवाइड कर देगा बच्चों। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एरे इज द सेट ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, एक जैसे एलिमेंट्स का सेट है बच्चों। उसमें जो डेटा टाइप होगा सारे एलिमेंट्स का वो सेम होगा, आप डेटा टाइप बदल नहीं सकते। तो बच्चों आज हमने जो बेसिक कंसेप्ट सीखा, numpy क्या होता है वो सीखा। numpy के थ्रू हम एरे का यूज कर सकते हैं। एरे में हमने ये देखा कि एरे होता क्या है, एरे 1D होता है, 2D होता है। 1 डायमेंशनल एरे कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें क्या क्या फंक्शंस यूज किए जाते हैं, हमने ये देखा। तो बच्चों एक छोटा सा कंसेप्ट हमने सीखा। इसके आगे जो चैप्टर में है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आप ये भी बताइएगा बच्चों कि वीडियो आपको कैसी लगी, आपको कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा।